रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2 महीने से चल रही जंग अब और भी तेज हो गई। मारियोपोल में तो लड़ाई अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। रूसी सेना और चेचन लड़ाके वहां जल्द ही कब्जे का दावा कर रहे हैं। वहीं पूर्वी यूक्रेन में भी रूस की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूस ने यूक्रेन के एक ठिकाने पर रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमला बोला और इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से दागे गए रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ते नजर आए। जैसे ही हमले शुरू हुए, रॉकेट की तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। देखते ही देखते करीब 15 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद आसमान में सिर्फ रॉकेट ही दिखाई दिए। रूस ने दावा किया कि इस हमले में उसने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। हमले के बाद की तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें कुछ इमारतें बर्बाद दिखीं और चारों तरफ उनका मलबा पड़ा नजर आया। हमले इतने जोरदार थे कि वहां पास लगी एक तांबे की मूर्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि रूस ने यूक्रेन के किस हिस्से में ये हमले किए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने सबसे आधुनिक और सबसे नए फाइटर जेट सुखोई 34 का इस्तेमाल तेज कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस ने जारी किया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है, इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन हवाई हमले का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें बम बरसाने वाले ये फाइटर जेट रूस के एक एयरबेस से उड़ान भरते नजर आए। चंद मिनटों के अंदर इन्होंने यूक्रेन की सीमा में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों पर निशाना साधकर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। जैसे ही इन लड़ाकू विमानों से दागी गई मिसाइलें अपने तय टारगेट पर गिरी, वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते दिखाई दिए और वहां से धूल और धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता नजर आया। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद ये विमान एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग करते नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में अज्ञात हमलावरों ने बीजेपी नेता जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। जीतू चौधरी मयूर विहार में बीजेपी के जिला मंत्री थे। बुधवार को रात करीब 8 बजे जब वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला किया और फरार हो गए। घायल बीजेपी नेता को फौरन नोएडा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के समय उनकी मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेता की हत्या की गई है, बदमाशों ने गोली मारी है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया नोएडा के, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच में जुटी है कि क्या ये कोई आपसी रंजिश का मामला है या फिर कोई और वजह है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। ये जो घटना आज हुई है मयूर विहार फेज 3 के अंदर, उससे पूरा क्षेत्र पूरी दहशत में भी है और जिनको हत्या करी है भाजपा मयूर विहार जिला के मंत्री भी रहे हैं वो, और बहुत ही कुशल व्यवहार उन का है। सभी लोगों के साथ मिलना उठना, मंदिर में आना जाना, हर तरह से। हमारे मंदिर जो बड़ा है वो भी गुरुजी भी यहाँ आकर के गए, हर्षवर्धन जी भी आकर के गए हैं, अध्यक्ष जी भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी भी आए हैं, मेयर साहब भी आए हैं। सागर के किनारे से रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार कर दी। मिसाइलें कोस्टल मिसाइल सिस्टम बाल की मदद से दागी गईं, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना का मिसाइल सिस्टम गाइडेड मिसाइलों की बरसात करता दिखाई दिया और रात के अंधेरे में आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी करते हुए मिसाइलें आसमान की ओर बला बनकर उड़ान भरती नजर आईं। कुछ ही सेकंड के अंदर वहां से एक के बाद एक 4 घातक मिसाइलें दागी गईं, जिसकी वजह से पूरा इलाका न सिर्फ धमाकों की आवाज से गूंजता रहा, बल्कि धमाकों की रोशनी ने रात के अंधेरे को भी थोड़ी देर के लिए खत्म कर दिया। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के अहम सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया और जिस कोस्टल मिसाइल सिस्टम बाल के जरिए इस मिशन को अंजाम दिया गया, उसे 2004 में रूसी सेना के बेड़े में शामिल किया गया था, जिसकी मदद से एक बार में 8 गाइडेड मिसाइल दागी जा सकती हैं और इनमें हर मिसाइल अपने साथ करीब 150 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भरती है, जिससे होने वाला धमाका समंदर में मौजूद 5000 टन तक वजन वाले युद्धपोत को ध्वस्त कर सकता है। यह कोस्टल मिसाइल सिस्टम 1000 किलोमीटर की दूरी से सटीक निशाना साधकर अपने टारगेट को तबाह करने की काबिलियत रखता है और एक बार इसमें लोड की गई मिसाइलों को दागने के बाद इसे दोबारा हमले के लिए तैयार होने में करीब आधे घंटे का ही समय लगता है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की फौज ने क्रमाटोर्स्क शहर को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। बताया गया कि वहां पिछले 1 हफ्ते से हमले जारी थे, लेकिन इस बार रूसी सैनिकों ने वहां जबरदस्त तरीके से धावा बोल दिया और ऐसे धमाके किए कि उन्हें कई किलोमीटर दूर तक देखा और सुना गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि जानबूझकर वहां बिल्डिंगों और स्कूलों को निशाना बनाया गया ताकि लोगों में दहशत फैलाई जा सके, जिसकी तस्दीक की वहां की कुछ इमारतों ने।
जिन्हें रूस के डर से लोगों ने खाली कर दिया और जो वहां रुके उन पर मिसाइलों ने कहर ढा दिया, जिसके बाद जख्मी हुए लोगों की मदद के लिए बचाव दल के लोग जुटे दिखे। सिर्फ यही नहीं, शहर के तकरीबन हर इलाके में घायल लोग नजर आए। कोई बिल्डिंग की बेसमेंट में कराहता दिखा तो कोई सड़क पर मदद के इंतजार में पड़ा रहा, जिन्हें किसी तरह एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन के एक नागरिक की जान भी चली गई। मारिउपोल में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों को जान बचाने के लिए कुछ घंटों की डेडलाइन दे दी। वहां अजोस्टल स्टील प्लांट में यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक 2 दिन से जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं, जिन्हें रूस की सेना और चेचन लड़ाकों ने शहर के बाकी इलाकों से खदेड़ देने का दावा किया, जिसके बाद मारिउपोल शहर में करीब 1.5 महीने से चल रही भीषण जंग अब सिर्फ अजोस्टल स्टील प्लांट के आसपास सिमट गई। और इसीलिए रूसी सेना और रमजान कादिरव के खूंखार लड़ाकों ने स्टील प्लांट की ऐसी घेराबंदी कर दी कि वहां से किसी का भी बचकर निकल पाना मुश्किल हो गया। रूस के हमले में अजोस्टल स्टील प्लांट को भी भारी नुकसान हुआ, उसके कई हिस्सों में आग लग गई। यही नहीं, स्टील प्लांट के नजदीक की कई इमारतों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन चेतावनी के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने हथियार नहीं डाले, बल्कि बीच बीच में उनकी तरफ से गोलीबारी जारी रही, जिसका जवाब रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की तरफ से भी दिया गया। और इसका एक वीडियो रूस की मीडिया ने जारी किया, जिसमें अजोस्टल स्टील प्लांट के बाहर भीषण गोलीबारी होती नजर आई। बताया गया कि यह हमला रूस की सेना की तरफ से वहां से भाग रहे यूक्रेन के सैनिकों पर किया गया। असल में रूस ने एक दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी कि हथियार नहीं डालने वाले यूक्रेन के सैनिकों को जान गंवानी होगी, और उसने ऐसा किया भी, जब स्टील प्लांट से निकलकर भाग रहे यूक्रेन के कुछ सैनिकों पर ताबड़तोड़ बम बरसा दिए गए। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों को जान गंवानी पड़ी, जबकि चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर अजोस्टल स्टील प्लांट पर किए गए रूसी सेना के इन भीषण हमलों ने अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों को दहला कर रख दिया। वहां छिपे एक सैनिक का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो जान बचाने की गुहार लगाता दिखाई दिया। और इस वीडियो में उसने बताया कि प्लांट के अंदर 500 से ज्यादा सैनिक छिपे हुए हैं, जिनमें कई बुरी तरह घायल हैं। यही नहीं, अपनी जान बचाने की अपील करने वाले सैनिक ने यह भी बताया कि स्टील प्लांट के अंदर बड़ी संख्या में लोग भी छिपे हैं। यूक्रेन के सैनिक के मुताबिक ये उसकी आखिरी अपील साबित हो सकती है। इसकी एक बड़ी वजह भी है। तकरीबन 1.5 महीने तक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने मिलकर मारिउपोल पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जंग के शुरुआती दिनों में ही रूसी सेना ने मारिउपोल के बाहरी इलाकों पर कब्जे का ऐलान कर दिया, लेकिन शहर के अंदर यूक्रेन के सैनिकों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। हालांकि अब शहर के भी ज्यादातर इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया, जो जाकर अजोस्टल स्टील प्लांट में छिप गए। यानी अगर प्लांट में छिपे सैनिकों को घुटनों पर ले आया जाए तो फिर मारिउपोल पर पूरी तरह रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का कब्जा हो जाएगा। और यही वजह है कि अब रूस के सैनिक और चेचन लड़ाकों ने एक साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत से अजोस्टल स्टील प्लांट पर धावा बोल दिया। उनके ताबड़तोड़ हमलों और घेरेबंदी से घबराए यूक्रेन के 5 सैनिकों ने सरेंडर भी कर दिया, जिसका एक वीडियो भी रूस के मीडिया की तरफ से जारी किया गया। वहां यूक्रेन की सेना के 4 सैनिक एक साथ खड़े दिखाई दिए। इन सैनिकों में एक तो बुरी तरह से घायल भी नजर आया, जबकि वहीं एक बेंच पर उनकी सेना का 5वां सैनिक बैठा दिखाई दिया। रूसी सेना ने दावा किया कि ये सभी सैनिक स्टील प्लांट में छिपे हुए थे, लेकिन उनकी डेडलाइन से घबराकर उन्होंने जान बचाने के लिए सरेंडर कर दिया। हालांकि अब भी बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों के प्लांट में छिपे होने की बात कही गई, जिन्हें जल्द से जल्द घुटनों पर लाने के लिए वहां भीषण हमले जारी हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। यूक्रेन के मुताबिक अजोस्टल स्टील प्लांट पर जल्द कब्जे की कोशिश में जुटी रूस की सेना ने वहां पास में बने एक अस्पताल पर बड़ा बम गिरा दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि अस्पताल पर हुए हमले के बाद वहां करीब 300 लोग मलबे के नीचे दब गए। बताया गया कि यह अस्पताल स्टील प्लांट के बहुत ही नजदीक था, जो हमले की चपेट में आ गया। हालांकि रूसी सेना ने ऐसे किसी भी हमले से साफ इनकार कर दिया और उल्टा आरोप यूक्रेन पर मढ़ दिया कि उसके सैनिक स्टील प्लांट के अंदर छिपे करीब 120 लोगों को अपनी जान बचाने के लिए कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कार्रवाई पर रोक लगाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान को रोक दिया था। मामले में दायर याचिका में कार्रवाई को गलत बताते हुए इसे रोकने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जहां भी दंगा हो रहा है वहां सरकार की तरफ से एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक खास समुदाय के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं।
कांग्रेस और टीएमसी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी का दौरा करेगा और अतिक्रमण की कार्रवाई से पीड़ित लोगों से मुलाकात करेगा। कांग्रेस की तरफ से महासचिव अजय माकन और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे, जबकि ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को आदेश दिया है कि वो जहांगीरपुरी में पीड़ितों से मुलाकात करें। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम पश्चिम बंगाल पहुंच गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तार कुछ आरोपी बांग्लादेश के रहने वाले हैं और दिल्ली पुलिस इन आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंची है। इस बीच जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपियों की कस्टडी को कोर्ट ने बढ़ा दिया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी अंसार, सलीम और अहीर के साथ ही मंगलवार को गिरफ्तार आरोपी दिलशाद और गिल्ली को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने मामले में और जानकारी और आरोपियों से पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग की थी। सभी आरोपी अब शनिवार तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रहेंगे। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने डॉनबास में जेलेंस्की की सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मीडिया का सहारा लिया। कादिरोव की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल डॉनबास के एक इलाके का दौरा करता दिखाई दिया। बताया गया कि ये पत्रकार वहां चेचन लड़ाकों की तरफ से पहुंचे थे, जिन्होंने डॉनबास के कई इलाकों में यूक्रेन की सेना की बर्बरता का पता लगाने की कोशिश की। इस दौरान चेचन लड़ाकों ने यह दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों ने खुद ही अपने शहरों को तबाह किया, ताकि उसका इल्जाम रूसी सेना पर लगाया जा सके। इस दावे को पुख्ता करने के लिए वहां की कई इमारतों को दिखाया गया, जो बमबारी की वजह से खंडहर में तब्दील हो गई थी। यही नहीं, उन पत्रकारों के जरिए चेचन लड़ाकों ने यह भी जताने की कोशिश की कि डॉनबास के डोनेस्क और लुहांस्क इलाके के लोग जेलेंस्की की सरकार से नाराज थे। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल पत्रकार किस जगह के हैं, लेकिन उनके जरिए चेचन लड़ाकों ने डॉनबास में अपनी दूसरी छवि पेश करने की भी कोशिश की, जिसके तहत चेचन लड़ाके कई इलाकों में यूक्रेन के आम लोगों की मदद करते नजर आए। उन्होंने भीषण जंग के बीच कई जगहों पर न केवल खाने पीने का सामान बांटा, बल्कि खाना बनाकर लोगों को खिलाया भी। इसके अलावा वो घर घर जाकर लोगों की परेशानियां सुनते भी दिखाई दिए। कादिरोव ने इन्हीं तस्वीरों को यूक्रेन की असलियत बताया और उन पत्रकारों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने युद्ध की परवाह न करते हुए वहां की रिपोर्टिंग की। यूक्रेन में जंग लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरोव पर चोरी करने का आरोप लगा। पुतिन के एक इशारे पर इस युद्ध में कूदने वाले कादिरोव अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब वो बहादुरी से ज्यादा चोरी के किस्सों की वजह से चर्चा में आ गए। आरोप है कि रमजान कादिरोव ने वहां चोरियां शुरू कर दी। उन्होंने युद्ध की वजह से खाली हो चुके यूक्रेन के कई गांवों को अपना निशाना बनाया और वहां से जो हाथ लगा अपने साथ ले गए। दावा किया गया कि कादिरोव ने खेती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों तक तो नहीं छोड़ा। इसके अलावा उन्होंने बीज बोने वाली मशीन पर भी हाथ साफ किया। चेचन कमांडर पर बेहद गंभीर और शर्मनाक आरोप लगे हैं। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन में रूसी सेना के साथ चेचन लड़ाके कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन में लड़ रहे हैं और यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके कमांडर रमजान कादिरोव भी यूक्रेन पहुंचे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेन से ट्रैक्टर और खेतीबाड़ी के कई सामान चुरा लिए। असल में पुतिन ने उन्हें यूक्रेन फतह करने के इरादे से जंग में उतारा था। हालांकि पुतिन का वो सपना तो अब तक अधूरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लंबी खिंच चुकी इस जंग की वजह से कादिरोव और उनके लड़ाके हताश हो चुके हैं। यूक्रेन ने अपनी सेना का एक वीडियो जारी किया, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की गई कि उसकी सेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत रखती है और उसमें इतनी क्षमता है कि वो रूस की फौज को अपने घर से भगाकर ही दम लेगी। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया, उसमें उसके सैनिक दुश्मन पर गोलियां बरसाते नजर आए। न सिर्फ फायरिंग, बल्कि रूस के फौजियों पर गोलाबारी की तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो में यूक्रेन की सेना की रणनीति के तहत रूसी सैनिकों के बंकरों में एक के बाद एक कई धमाके होते भी दिखे। यूक्रेन के सैनिकों की जाबाजी दिखाने के लिए वीडियो में उसकी सेना के फौजी हेलीकॉप्टर से पैराशूट के जरिए कई हजार फीट की ऊंचाई से नीचे कूदते दिखाई दिए। रात के अंधेरे में भी यूक्रेन के सैनिकों ने दुश्मन पर मिसाइलें दागी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता और गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। मेवाणी की गिरफ्तारी बुधवार की रात करीब 11:30 बजे पालनपुर सर्किट हाउस से की गई। मेवाणी की टीम ने बताया कि उन्हें असम पुलिस ने जानकारी दी कि मेवाणी के खिलाफ असम में कुछ मामले दर्ज किए गए हैं और इसी के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है।
लुहांस्क में रूस से निपटने के लिए यूक्रेन ने अपना प्लान तैयार कर लिया। यह इलाका पूर्वी यूक्रेन में आता है, जिसे रूस ने फरवरी में ही अलग देश घोषित कर दिया था। लेकिन जेलेंस्की की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके लिए यूक्रेन के कई टैंक वहां की सड़कों पर दौड़ते नजर आए। उन पर जवान ऐसे डटे हुए थे कि किसी भी हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। इतना ही नहीं, ये सैनिक अपने लिए बंकर बनाते भी नजर आए। इसके अलावा वो अपनी जरूरत की चीजें भी जुटाते दिखे ताकि रूसी सेना के साथ जंग में कोई कमी न रह जाए। हालांकि यूक्रेन के जवान मजबूती से डटे रहने की बात कहते दिखे, लेकिन कुछ जगहों पर तबाही के निशान भी नजर आए। इस दौरान सड़क पर खड़ी एक गाड़ी की हालत भी ताजा हमलों की गवाही दे रही थी। उसके शीशे टूट चुके थे तो टायर धंस गए थे। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद कर रहे ब्रिटेन ने अब उसे अपनी सबसे घातक ब्रिमस्टोन मिसाइलें देने का फैसला किया, जिसके बाद जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर में भी रूसी सेना की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि इस बार ब्रिटेन ने यूक्रेन को जो ब्रिमस्टोन मिसाइलें देने का ऐलान किया, उन्हें जंग के मैदान में टैंकों का काल तो माना ही जाता है, साथ ही इनकी मदद से समंदर में तैनात युद्धपोतों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल को चाहे जमीन से दागा जाए या फिर फाइटर जेट से, ये तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी सटीक निशाना साधकर तबाह कर देती है। इससे पहले ये खतरनाक मिसाइलें सीरिया और लीबिया की लड़ाई में अपना लोहा मनवा चुकी हैं, जिन्हें यूरोप की मिसाइल बनाने वाली एक कंपनी ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लिए खास तौर पर तैयार किया, और इन्हें दुश्मन के खिलाफ जमीन या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइलें सुपरसोनिक हैं, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती हैं। वहीं एक ब्रिमस्टोन मिसाइल की लागत करीब $1.5 लाख तक, यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ से ज्यादा होती है। ब्रिटेन के अलावा जर्मनी और सऊदी अरब की वायुसेनाओं के बेड़े में भी ये मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिकी सरकार रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को 18 हॉवित्जर देगी। अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस अब और भी घातक हमले करने की तैयारी में जुटा है, और इसी खतरे से निपटने के लिए उसने यूक्रेन को ये तोप देने का फैसला लिया। दावा है कि पुतिन की सेना पूर्वी यूक्रेन में और भी भीषण हमले करने जा रही है। ऐसे में बाइडेन ने पुतिन के प्लान को फेल करने की रणनीति बना ली। इसी इरादे से उन्होंने जेलेंस्की सरकार को 18 हॉवित्जर देने वाले फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। On the howitzers specifically, I think that you'll see them move very, very soon. यानी अब ये तोप जल्द यूक्रेन में रूसी सेना के सामने गरजती नजर आएंगी। और माना जा रहा है कि हॉवित्जर की नई खेप मिलने से जेलेंस्की की सेना की ताकत में काफी इजाफा होगा, लेकिन रूस का समर्थन कर रहे चीन को यह बात चुभ गई, क्योंकि हॉवित्जर के सामने दुश्मन का टिक पाना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह है हॉवित्जर की खूबियां। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है और इस तोप से 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही 5 सेकंड में ये 3 गोले दाग सकती है। इसलिए अमेरिका की इस मदद पर चीन ये दलील दे रहा है कि हथियारों की खेप देने से युद्ध और भड़क सकता है। असल में अमेरिका इस जंग की शुरुआत से यूक्रेन के साथ खड़ा है। हालांकि वो सीधे तौर पर तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना, लेकिन हथियारों के जरिए मदद देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पर फिर यूक्रेन को धोखा देने का आरोप लगा। बताया गया कि इस बार अमेरिका नए लड़ाकू विमान देने के अपने वादे से ही मुकर गया, और उसकी इस हरकत से जंग के मोर्चे पर खड़े यूक्रेन की मुश्किल बढ़ गई। अब यूक्रेन की वायुसेना ने अमेरिका पर सवाल उठा दिए। उसका कहना है कि अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों से उसे अब तक नए लड़ाकू विमान नहीं मिले, बल्कि इस जंग में खराब हो चुके विमानों की मरम्मत के लिए सिर्फ पुर्जे भिजवाए गए। बाइडेन सरकार के इस रवैये ने जेलेंस्की के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर दी, क्योंकि उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी जेलेंस्की की सेना बाइडेन के भरोसे पर ही पुतिन के खिलाफ मैदान में उतरी थी, लेकिन फिर क्या हुआ ये दुनिया जानती है। ये सच है कि हथियारों के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता, और आधुनिक युद्ध में तो युद्धक विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स की युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जेलेंस्की भी अगर पुतिन को आंख दिखा पा रहे हैं तो उसके पीछे अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों से उनको मिल रही युद्ध सामग्री की मदद ही है। ऐसे में अब जेलेंस्की सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि वो जंग लड़े या खराब विमानों की मरम्मत करे। असल में अमेरिका ने कुछ दिन पहले यूक्रेन की मदद के लिए फिर हथियारों का जखीरा भेजने की बात कही थी, और उसने यूक्रेन को $800 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज देने का ऐलान भी कर दिया था। इसके तहत अमेरिका के कई आधुनिक हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन भेजे जाने थे। और अमेरिका ने दावा किया कि उसने अपने वादे के तहत नए लड़ाकू विमान और उनके पुर्जे यूक्रेन को सौंप दिए। हालांकि कितने विमान यूक्रेन भिजवाए गए इसकी जानकारी उसने नहीं दी। इसी के बाद बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लड़ाकू विमानों का बेड़ा पहले से और मजबूत होने का दावा भी कर दिया, लेकिन यूक्रेन की वायुसेना ने बाइडेन के इस दावे की पोल खोलने में जरा भी देर नहीं लगाई।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। मालवाहा इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के बाद देर रात मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकवादियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ही सेना के जवान भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी और 1 नागरिक मामूली रूप से घायल हुए हैं। मुठभेड़ के समय एक आम नागरिक भी घायल हुआ है। देर रात से ये मुठभेड़ चल रही है। रूस के जंगी जहाज मॉस्को की तबाही के लिए अमेरिका ने भी जासूसी करवाई थी। भले ही अमेरिका इस जंग में सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ नहीं है, लेकिन बाइडेन सरकार किसी न किसी तरह यूक्रेन की मदद में जुटी हुई है। और दावा किया गया कि अमेरिका ने अपने विमानों से रूस के ताकतवर युद्धपोत मॉस्को की जासूसी करवाई थी। इसी के बाद यूक्रेन ने काला सागर में रूस के इस युद्धपोत को मार गिराया। जिस एयरक्राफ्ट ने जेलेंस्की की सेना की मदद की उसका नाम है बोइंग P-8 पोसाइडन। ये एयरक्राफ्ट समंदर में पेट्रोलिंग का काम करता है, यानी दुश्मन का युद्धपोत कहां है ये सारा काम समंदर में इसी विमान के जिम्मे होता है। कहा यह जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट रोमानिया की सीमा के पास काला सागर के ऊपर उस दिन भी तैनात था, लेकिन जब यूक्रेन की मिसाइल वहां आई उसके कुछ पल पहले ही यह गायब हो गया था। कहा यह भी जा रहा है कि हमले वाले दिन कुछ और अमेरिकी एयरक्राफ्ट काला सागर के ऊपर देखे गए थे। और मॉस्को की जानकारी यूक्रेन को देने के बाद ये विमान काला सागर से लौट गया। फिर उसने रडार सिस्टम को भी बंद कर दिया। इससे ये विमान लगभग 3 घंटे तक दुश्मन की नजरों से ओझल रहा। यूक्रेन युद्ध में अब अरबपति इलॉन मस्क के कूदने से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बन गया। कहा गया कि रूस के जंगी जहाज मॉस्को को तबाह करने में इलॉन मस्क की सैटेलाइट ने भी अहम भूमिका निभाई। और इसी वजह से मॉस्को में बैठे व्लादिमीर पुतिन आग बबूला हो गए। उन्हें लगता है कि जंगी जहाज मॉस्को को डुबाने के लिए इलॉन मस्क सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। असल में यूक्रेन ने पिछले हफ्ते मॉस्को को मिसाइल हमले के जरिए काला सागर में मार गिराने का दावा किया था। बताया गया कि इसी युद्धपोत पर इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने लंबे समय से नजर रखी हुई थी। रूस का युद्धपोत मॉस्को काला सागर में कहां तैनात है, इस बात की सटीक जानकारी एलन मस्क ने ही यूक्रेन को दी थी। ये बात रूस को नहीं भाई, इसीलिए पुतिन एलन मस्क से बेहद नाराज हैं। यूक्रेन भी ये बात मान रहा है, इसीलिए यूक्रेन का दावा है कि अब ये जंग अंतरिक्ष तक भी खिंच सकती है। साथ ही दावा है कि पुतिन सरकार ने स्टारलिंक कंपनी की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही नष्ट करने के लिए कई टीमें बना दी। और यही नहीं, रूस ने अपना जंगी जहाज तबाह होने के बाद यूक्रेन के लवीव और दूसरे शहरों में हमले तेज कर दिए। ऐसे में आशंका यह भी जताई गई कि कहीं इससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब इलॉन मस्क और उनकी कंपनी ने यूक्रेन की मदद की हो। कहा जाता है कि पिछले 1.5 महीने यानी जंग के दौरान कई बार उसने रूसी काफिले की जानकारी जेलेंस्की की सेना तक पहुंचाई, लेकिन अब इलॉन मस्क को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इलॉन मस्क और उसकी कंपनियों की हर हरकत पुतिन सरकार के रडार पर है। इतना ही नहीं, अब उसने यूक्रेन की जंग को अंतरिक्ष ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। और रूस पहले ही अमेरिका को भी इसका एक ट्रेलर दिखा चुका है। पिछले दिनों रूस की स्पेस एजेंसी ने अमेरिका के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने से इनकार कर दिया था। साथ ही रूस ने कहा था कि अब उसके अंतरिक्ष कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ अपनी रक्षा के लिए सैटेलाइट बनाना होगा। रूस ने जब अमेरिका के साथ ये संबंध तोड़े तो रूस की स्पेस एजेंसी के प्रमुख ने अमेरिका पर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि अब अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री रॉकेट के बजाय झाड़ू पर बैठकर अंतरिक्ष पहुंचेंगे। यानी रूस पहले ही अमेरिका से अंतरिक्ष में जंग की शुरुआत कर चुका है और अब वहां एलॉन मस्क की सैटेलाइट भी पुतिन का निशाना बनेंगी। ऐसे में यूक्रेन से उठा जंग का यह धुआं अंतरिक्ष से होते हुए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है। इसी बात से दुनिया भर के देश डरे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का असर केवल यूरोप या अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी हो रहा है। मसला केवल कच्चे तेल या नेचुरल गैस का नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी किल्लत ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। फर्नीचर से लेकर रियल एस्टेट तक और बियर से लेकर रेफ्रिजरेटर तक सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन फिलहाल ठप है। जो भी सामान रूस और यूक्रेन से एक्सपोर्ट किया जाता था वो दुनिया तक नहीं पहुंच पा रहा। यूक्रेन तो जंग की वजह से वैसे ही बेहाल है। रूस से एक्सपोर्ट होने वाला बहुत सारा माल निकल नहीं पा रहा। खबर है कि ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक और जापान से लेकर कोरिया तक हर देश की अर्थव्यवस्था में जंग के कारण भूचाल आया हुआ। जंग की शुरुआत से ही अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों ने रूस पर धड़ाधड़ आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन देशों को लगता था कि रूस उनके दबाव में आ जाएगा और पुतिन घुटने टेक देंगे, जबकि पुतिन झुके नहीं बल्कि उन्होंने इन देशों के खिलाफ और एक्शन ले लिया। इसकी वजह से दुनिया के कई मुल्कों में उन चीजों की किल्लत हो रही है जो पुतिन की ताकत है और इन देशों की कमजोरी।
कहीं फर्नीचर के दाम आसमान छू रहे हैं तो कहीं रियल एस्टेट में आग लगी है, कहीं रेफ्रिजरेटर नहीं बन रहे तो कहीं बियर बनाना मुश्किल हो रहा है। हर मुल्क की अर्थव्यवस्था की अपनी अपनी टेंशन है, लेकिन सबकी जड़ में रूस और यूक्रेन की जंग है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ऐसी मुसीबत का सामना कर रही है जिसका अंत करीब नहीं दिख रहा। खबर है कि यूक्रेन से नियोन नाम की एक गैस का पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। यह ऐसी गैस है जिसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है, और सेमीकंडक्टर ऐसे उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, एसी, फ्रिज, यहां तक कि कारें तक बनाने में होता है। मतलब यह कि अगर नियोन का प्रोडक्शन ठप हुआ तो इन सब का बनना मुश्किल है। और यूक्रेन में दुनिया की 70% नियोन गैस बनती है। यूक्रेन में भी केवल 2 ही कंपनियां हैं जो इस गैस की सप्लाई करती हैं। एक का प्लांट है उस मारियोपोल शहर में जो खंडर बन चुका है, दूसरा प्लांट है ओडेसा में जहां भयंकर बमबारी हो रही है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोगों के सामने दुनिया भर में एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसका समाधान केवल जंग का अंत है। दूसरी तरफ यूरोप और ब्रिटेन में फर्नीचर के दाम अभी से कई गुना बढ़ चुके हैं। इसकी वजह भी रूस और यूक्रेन की जंग ही है। रूस से एक्सपोर्ट होने वाली लकड़ी पर कई देशों में बैन लगाया जा चुका है, कई देशों में पहुंच नहीं पा रही, जिसकी वजह से वहां फर्नीचर बनाने वालों ने अभी से दाम दुगने तक बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन और रूस दुनिया भर में अनाज के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। कई देशों को भूख मिटाने के लिए अब अनाज खरीदने के लिए नई व्यवस्था करनी पड़ रही है। जाहिर है उन्हें पहले से महंगा अनाज खरीदना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जौ की सप्लाई कम होने की वजह से बियर का संकट बन गया है, क्योंकि बियर बनाने वाली दुनिया की बहुत सारी कंपनियां जौ के लिए यूक्रेन और रूस पर ही निर्भर हैं। जंग की वजह से उन्हें जौ नहीं मिल रही, और जहां से भी उन्हें जौ मिल रही है वो पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे दामों पर मिल रही है। यही वजह है कि बियर के दाम दुनिया भर में बढ़ने तय हैं। लेकिन बियर के साथ एक दूसरा संकट भी है, वो है बियर की पैकिंग का। बियर के कैन बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। रूस बहुत बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करता है। जब से जंग छिड़ी है एल्यूमिनियम की सप्लाई भी ठप पड़ी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि बियर बनाने में ही दिक्कत नहीं है बल्कि बियर की पैकिंग भी बड़ी परेशानी है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कागज की सप्लाई चेन भी ठप है। पूरी दुनिया का प्रिंटिंग उद्योग रूस और यूक्रेन की जंग के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन ये छोटी छोटी परेशानियां मिलकर दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली हैं। सबसे बड़ा संकट है जंग की टाइमिंग। पिछले साल तक कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया आर्थिक तौर पर लाचार बनी रही, लेकिन इस बार दुनिया की महाशक्तियां ही नहीं, हर देश अपनी अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद कर रहा है। पहले से महंगा कच्चा तेल दुनिया के लिए मुसीबत बन गया है। बड़े बड़े मुल्क लाख कोशिश के बावजूद महंगाई से बेहाल हैं। ऊपर से अलग अलग उद्योगों की बेहाली दुनिया का गणित बिगाड़ने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी आज सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में हिस्सा लेंगे। रात 9:15 बजे लाल किले में होने वाले इस समारोह के समय पीएम मोदी सिख समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। तो पीएम मोदी का संबोधन 9:15 बजे होने वाला है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर लाल किले में पीएम मोदी का यह संबोधन होने वाला है, जिसमें उनके साथ कई नेता भी मौजूद रहेंगे और वो सिख इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही इस बार ये प्रकाश पर्व क्यों खास है ये भी अपने संबोधन में बताएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खौफ के आगे नेटो बेदम नजर आ रहा है। ये दावा किया यूके के जनरल रहे रिचर्ड बैरन्स ने, जिन्होंने पानी पी पी कर नेटो को कोसा। असल में सर रिचर्ड बैरन्स वहां संसद की रक्षा समिति की सुनवाई में पेश हुए थे। इस दौरान उनसे यूक्रेन युद्ध पर कई सवाल पूछे गए, साथ ही उनसे सुझाव भी मांगे गए। पर रिचर्ड बैरन्स ने जो कहा वो नेटो देशों यानी अमेरिका और यूके को भी रास नहीं आएगा। बैरन्स ने साफ किया कि रूस से लड़ाई के लिए नेटो ही तैयार नहीं है और इसके लिए सभी नेटो देशों को शर्मिंदा होना चाहिए। हालांकि नेटो के सभी देशों की ताकत मिला दिया जाए तो वो रूस पर भारी पड़ेंगे, लेकिन यूक्रेन में भारी तबाही के बाद भी नेटो देश एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर रूस को सीधी चुनौती नहीं दे रहे, यानी सीधी जंग में नहीं उतर रहे। इसके पीछे वजह यह दी जा रही है कि नेटो के कई देश रूस के लिए अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसीलिए पुतिन के मुद्दे पर नेटो दो फाड़ भी हो सकता है। इस बात का डर नेटो को सता रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने नेटो को अब नए तरीके से रणनीति तैयार करने की सलाह दी। रिचर्ड बैरन्स की इन बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो ब्रिटिश आर्मी से रिटायर होने से पहले इराक और अफगानिस्तान समेत कई जंग में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा वो नेटो में भी अहम पदों पर रह चुके हैं।